गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रिंग थ्योरी का एक टॉपिक आइडियल पढ़ रहे थे। आइडियल पे हम लोग थ्योरम शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर the necessary and sufficient condition for a non-empty subset I of a ring R is to be an ideal if first A belongs to I, B belongs to I implies that A minus B belongs to I, and second one A belongs to I, R belongs to I implies that A R belongs to I or A belongs to I for all A B R belongs to I। चलिए आइए, सबसे पहले एक बात हम आपको ये बता दें कि वहाँ जो R belongs to I हम यूज किए हैं। अब यदि किसी बुक में आपको मिलता है कि वो R belongs to R दिया हुआ है, स्मॉल r belongs to कैपिटल R, यदि वैसा दिया हुआ है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हमें बुक में ऐसा कभी मिला होगा तो ही हम ऐसा लिखे होंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि वो R belongs to यदि R रहा तो और इजी है। तब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, जो हम स्पेशली कहीं पे दो लाइन दिखाएंगे कि स्मॉल r belongs to I implies that R belongs to capital R because I is the subset of R, तो वो दो लाइन आप वहां से स्किप करके हटा लेंगे और यहाँ पे R कर देंगे। इस जगह, सिर्फ इस जगह की बात हो रही है। तो ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे निर्भर करता है कि इस चीज को आप हैंडल कैसा करते हैं। ठीक है, चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहेंगे कि एग्जाम्पल में हम बताए थे कि, और स्टेटमेंट भी बताए थे कि अंडर एडिशन आई अंडर एडिशन सब ग्रुप होना चाहिए R का। क्लियर है? तो इसके लिए अंडर एडिशन के लिए हमको क्या चाहिए, A माइनस B बिलोंग्स करना चाहिए I में यदि A और B बिलोंग करता है I में। क्लियर है? और एक बात और होना चाहिए उसके साथ, जो फर्स्ट हम आपको पहले नहीं बता रहे हैं, कि वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए किसी सेट का, तब वो H सब ग्रुप होगा उसका। लिखते हैं, ये ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। ये I को यदि सब ग्रुप दिखाना है तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए R का, पहली बात। और दूसरी बात कि A belongs to I, B belongs to I, और यदि ये इंप्लाई करता है A माइनस B belongs to I, तो इसका मतलब होगा, ये दोनों चीज का मतलब हो गया कि I अंडर एडिशन इज ए सब ग्रुप ऑफ रिंग R, तब ये इसका रिंग होगा। यदि यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता तो यहाँ A B का इनवर्स होना चाहिए। तो अंडर एडिशन के लिए एग्जांपल देने का मेन पर्पस हमारा ये था कि इस बातों को आप समझें। ये चीज ऑलरेडी यदि पहले से हो तो सिर्फ हमको ये दिखाना होगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब थ्योरम सिलसिलेवार ढंग से लिखते हैं, चीजें समझ में आएगी। प्रूफ गिवन I is non-empty सबसेट दिया हुआ है, I is non-empty सबसेट ऑफ R। ये R क्या है? हमारा रिंग। द कंडीशन is necessary। कंडीशन इज नेसेसरी। जिस तरह हम लोग पहले दिखाते थे, I नॉन इम्पटी सबसेट है R का, और इसके लिए दो कंडीशन होता था। यदि ये है तो ये प्रूफ करना होता था, और यदि ये है तो ये प्रूफ करना होता था। इसमें I आइडियल। तो जिस तरह सबरिंग सबके साथ उधर दो थ्योरम हुआ, उसी तरह यहाँ भी होगा। तो सपोजिशन सबसे पहले सपोज करेंगे। सपोज I is an ideal of ring R। We shall to show that first one A belongs to I, B belongs to I, implies करना चाहिए A minus B belongs to I, and second one A belongs to I, R belongs to I, implies that A R belongs to I, R A belongs to I। I is an ideal। I आइडियल है, हमको दिखाना है ये दोनों कंडीशन। ठीक, ना लेफ्ट मानते हैं A belongs to I, B belongs to I। Since B belongs to I implies that। ध्यान से देखिए, B belongs to I, I क्या है? आइडियल है। आइडियल है तो आइडियल का डेफिनेशन क्या है कि आइडियल अंडर एडिशन क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? सब ग्रुप का। I का डेफिनेशन, I अंडर एडिशन सब ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, सब ग्रुप का मतलब अंडर एडिशन, और ये सब ग्रुप का मतलब ग्रुप। अब ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स से माइनस बी बिलोंग्स टू आई बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव inverse। check it, that is A belongs to I minus B belongs to I implies that A plus minus B belongs to I। क्यों? I सब ग्रुप है, अंडर एडिशन I सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो ग्रुप रहा होगा, और ग्रुप का पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, और अंडर एडिशन है इसलिए हाँ प्लस बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से implies that A minus B belongs to I। क्लियर है? Hence
कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन फर्स्ट प्रूफ हो गया। आइए सेकंड कंडीशन, क्लियर है? यहाँ पे यहीं पे सेकंड कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। Now again let A belongs to I and R belongs to I। यदि आप इसको R में मानते तो डायरेक्ट लिख देते, R में नहीं माने हैं इसलिए यहाँ दो लाइन लिखने जा रहे हैं, ठीक है? Since R belongs to I implies that R belongs to capital R। क्यों? क्योंकि I, चूंकि since I is the subset of R, I is the subset of R, I subset है R के, इसलिए I के जगह R डाल दिए, ऐसा है। That is A belongs to I, R belongs to R implies that। अब ये बताइए I आइडियल है, देखिए I आइडियल है। आइडियल का दो कंडीशन था, पहला था कि I अंडर एडिशन सब ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है? I अंडर एडिशन सब ग्रुप का दूसरा कंडीशन यही था, A बिलोंग्स टू I, R बिलोंग्स टू R, तो दोनों का गुना उसमें होगा, I में बिलोंग्स टू I होगा एंड R A बिलोंग्स टू I होगा। इसके बारे में बताए थे कि यदि आइडियल का एलिमेंट लेफ्ट साइड है तो राइट आइडियल होगा ये, और यदि राइट साइड है तो लेफ्ट आइडियल होगा ये। तो कहने का मतलब कि जिधर आइडियल का एलिमेंट होता है उसके अपोजिट से उसका नेमिंग होता है। तो ये बात क्लियर हो गया? इसका मतलब ए आर बिलोंग्स टू आई, आर ए बिलोंग्स टू आई। यदि यहां आप आर मानते, आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो एक लाइन और ये दूसरा लाइन क्लियर था, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। हम आई माने हैं, हमको बुक में आई मिला था, इसलिए हम लोग यूज किए ये आई के, अब आर में लाए और आर से फिर इधर लाए। बाकी आपके पास जैसा हो आप ऐसा समझ करें, ये एकदम क्लियर है, सही है। दैट इज ए बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू आई implies that A R belongs to I, R A belongs to I। ये for all के लिए होता है, ये for all A belongs to I और R belongs to R के लिए होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा for all A belongs to I, R belongs to I। कोई दिक्कत नहीं ना? Hence condition second, hence condition सेकंड। क्लियर है? नेसेसरी पार्ट हो गया, सफिशिएंट पार्ट चालू करते हैं। कंडीशन इज सफिशिएंट। The condition is sufficient। Suppose we shall to so that I is ideal of R। देखिएगा कहीं कहीं पे हम लोग जब आइडियल का डेफिनेशन लिखेंगे तो पहला कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा, ये तो नॉन इम्पॉर्टेंट सबसेट होना ही चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि यहाँ जब सब ग्रुप दिखा दिए तो नॉन एम्प्टी होना ही होगा। I under addition each subgroup of ring। बुक में देखिएगा वो अंडर एडिशन ऐसा कर दिया जाता है, सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, क्योंकि एक ऑपरेशन के साथ सब ग्रुप होना है इसलिए आर को आर प्लस के साथ लिख देते हैं। इन जनरल ये लिखते थे ना लोग जी बी ए ग्रुप या जी अंडर एडिशन एक ग्रुप या मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप, इसको भी डायरेक्ट लिख सकते थे जी बी ए ग्रुप, इसको भी डायरेक्ट लिखते थे जी बी ए ग्रुप। क्वेश्चन को देख के हम लोग अंडरस्टूड समझ जाते थे कि अंडर एडिशन लिखना है या मल्टीप्लिकेशन लिखना है, तो फर्क नहीं पड़ता था। तो आइडियल के लिए हमको क्या क्या दिखाना पड़ता है, आइडियल का दिखाना क्या है, यहाँ कंडीशन लिए है, दिखाना हमको ये क्या है आइडियल है। उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि आई सब ग्रुप है किसका, आर का, और साथ ही साथ A belongs to I और R belongs to R implies that AR belongs to R, R belongs to I और ये इतना जो था डिफरेंशियल। तो हमको दिखाना है पहले सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप दिख रहा होगा, पहला कंडीशन ये है और इट इज गिवन फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है आई है नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, एंड ऑल्सो फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट वी है, पहले कंडीशन से हमारे पास है A belongs to I, B belongs to I implies that A minus B belongs to I। देखिए तो इस चीजों को और इन चीजों को देखने से पता चल रहा है ना कि I therefore I अंडर एडिशन या माइनस लगा इसलिए, यदि पावर होता तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो अंडर एडिशन इज सबग्रुप ऑफ रिंग आर, कहीं कहीं कोमा देके प्लस देके ब्रैकेट बंद करता है, हम लोग प्लेन से लिखते आ रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं। चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या दिखाना है हमको, ये कंडीशन दिखाना है कि A belongs to I, R belongs to R, तो implies that ऐसा होना चाहिए। आइए वो भी कंडीशन दिख जाएगा, इतना लिख लिए यहां तक, इसके बाद फिर लिख रहे हैं। हमारे पास ये कंडीशन है वो दिखाना है। नाउ यहां लिख लिए थे, अब ये दिख रहे हैं, ठीक। नाउ लेट A belongs to I, R belongs to R, कंडीशन ये है आपके पास, ये दिखा देंगे तो ये आइडियल हो जाएगा, ये दिखा चुके हैं। तो सिंस R belongs to I implies that R belongs to I the subset of R implies that R belongs to R। लेकिन ये जिस तरह पहले किए थे उसी तरह लिखिए, आप लोगों को याद रखने में दिक्कत होगा। ये I is the subset of R, पहला ये कंडीशन यूज किए थे, यदि ये R पहले से रहे तो डायरेक्ट कर देंगे वी हैव, और यदि I मानकर बनाए तो दो लाइन ये बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ऐसे R belongs to R हो गया। चलिए फ्रॉम कंडीशन सेकेंड वी है, फिर से नाम कीजिए, वी है हमारे पास है, क्या है, A belongs to I, R belongs to I implies that AR belongs to I, RA belongs to I, ये हमारे पास कंडीशन है। implies that A belongs to I
R बिलोंग्स टू I, तो R बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं R बिलोंग्स टू R। इसके बाद ये इंप्लाई करेगा यही चीज, ये R बिलोंग्स टू I बिलोंग्स टू I। अब कहेंगे कि ये भी तो R में होगा, कहेंगे तब तो ये भी R में होगा। जो चीज जरूरत हो जितना सा बात उतना सा बात रखेंगे, ठीक? इतना सा क्लियर हो गया? हाँ। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और एक सब ग्रुप वाला भी हम तुरंत लिखे थे, जहां पर लिखे थे देयरफॉर I अंडर एडिशन इज सब ग्रुप, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा जो मिटा दिए हैं, ठीक है? इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी से दैट, हम कह सकते हैं I अंडर एडिशन I is an ideal of ring R। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि वो सब ग्रुप हो गया और ये ऐसा उसका सेकंड कंडीशन हो गया, और नॉन इम्पर्टिव सबसेट तो दिया ही हुआ था जो सब ग्रुप में भी हम लोग यूज किए, तो इसलिए क्या हो गया? I है ना, आइडियल हो गया, तो थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आइए, हम लोग पढ़े थे यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़े थे। क्लियर है? दो कंडीशन था। हम लोग पढ़े थे कि किसी के दो इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसका जो चीज लेते हैं वो होता है, जैसे हम लोग यूज किए थे पार्ट 1 में ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप के बारे में, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग दो आइडियल लेंगे और बताएंगे कि दोनों आइडियल का इंटरसेक्शन क्या होगा कि आइडियल होगा, और बनाने का तरीका तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए आइए, द इंटरसेक्शन ऑफ थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, द intersection of two ideals is again आइडियल। दो इंटरसेक्शन लेंगे तो आइडियल होगा। जानते हैं हम लोग पिक कैसे करते हैं कि दो आइडियल लेंगे, पहले मानेंगे और इसके बाद किसी का क्या रिंग का, और इसके बाद फिर हम दिखा देंगे कि उसका इंटरसेक्शन आइडियल है। तो पहले जो दो आइडियल लेंगे तो पहले उसका निकाल लेंगे कंक्लूजन कि नॉन इम्पटी होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए आर का, और इसके बाद यदि दो एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का माइनस, यानी कि सब ग्रुप होने के लिए दोनों का माइनस, और फिर दो एक आई में एक आर में लें तो उसका लेफ्ट राइट आइडियल उसमें हो। तो जिसमें बहुत आसान है, हम लोग पीछे इस तरह बनाए हैं। आइए प्रूफ, let I1 and I2 be are two ideals of a ring R. We shall to show that I1 intersection I2 is also an ideal of ring R. Since I1 is
I1 एंड एक ही बार में लेते हैं I2 are ideal, which implies that there exists at least one element, वो एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो belongs to I1 intersection I2। कोई दिक्कत? आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ग्रुप से पढ़ते आ रहे हैं पार्ट 1 से। तो आइडियल में जो इतना भी आइडियल होगा किसी रिंग का उसमें भी यूनिक होगा, वो यूनिक निकला कि वो दोनों के इंटरसेक्शन में होना तय। एंड ऑल्सो I1 इंटरसेक्शन I2 इज सबसेट ऑफ R। देख लीजिए आइडियल है, मान लीजिए ये I1 ठीक, और ये I2 आइडियल है। ये बात क्लियर है कि ये R के ही अंदर होगा, क्योंकि ये इसके अंदर होना तय है I1 आइडियल पहले से, और I2 भी इसके अंदर होना तय है क्योंकि आइडियल है। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो उसके अंदर आना ही है। इस दोनों में कुछ कॉमन आए ना आए, वो एक जीरो एलिमेंट होगा जो दोनों आइडियल में होगा। एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होता है किसी भी आइडियल में, जैसे वहां सब ग्रुप में होता था, नॉर्मल सब ग्रुप में एडिटिव आइडेंटिटी का जब बात होता था तो वो यूनिक होता था। जितना भी सब ग्रुप हो, चाहे वो इम्प्रोपर से प्रॉपर इम्प्रोपर किसी में हो, यूनिक होना तय है। उसी तरह आइडियल के भी साथ होगा। दैट इज I1 intersection I2 is non-empty the subset of R। ये तो पहला चीज हो गया हमारा। अब हमारा टारगेट रहा वो दो कंडीशन दिखाने का कि वो उसका सब ग्रुप हो जाए, एकदम साफ सुथरा ढंग से दिखेगा। आइए now let A belongs to I1 intersection I2, B belongs to I1 intersection I2, implies that A belongs to I1 intersect and A belongs to I2, B belongs to I1 and B belongs to I2। थोड़ा तोड़ के बहुत एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहे हैं, एकदम जिस तरह आप उसको रखना चाहें दिमाग में उस तरह रहेगा। A belongs to I1, B belongs to I1, एक जगह कर लीजिए सब। एंड A belongs to I2, A belongs to I2, B belongs to I2, एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। Implies that A minus B belongs to I1, क्लियर है? And A minus B belongs to I2। क्यों भाई? I1 आइडियल है, I2 आइडियल है। Since I1 and I2 both are ideal of ring R। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। Implies that A minus B belongs to I1, ये वाला I1 में भी है, ये वाला I2 में भी है। यदि इस हाथ में और ये हाथ, इसमें 2 है, अंदर में 2 है और इसके अंदर भी 2 है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में 2 होगा कि नहीं? तय है।
मतलब इसमें ये है, इसमें ये है, एकदम बच्चों वाली बात बता रहे हैं, छोटी सी बात है, दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। एक चीज आपको ये मिल गया, कोई दिक्कत? आइए अगेन, let A belongs to I1 intersection I2 and R belongs to R implies that A belongs to I1 and A belongs to I2, R belongs to R implies that A belongs to I1, comma R belongs to R and A belongs to I2, R belongs to R implies that। देखिए एंड कोमा और वो मैथमेटिकल एंड सिंबल वाला कुछ नहीं, सबका मीनिंग समझना आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वो इसमें है और इसमें है। जहां या और वाला ऑप्शन होगा वहां हम और लिख देंगे, और यहाँ इंटरसेक्शन का बात है तो कहीं और का यहाँ चर्चा होना जरूरी है ही नहीं। क्लियर है? तो आइए और बड़ा करके देखिए, ए आर बिलोंग्स टू आई कोमा आर ए बिलोंग्स टू आई वन एंड ए आर बिलोंग्स टू आई टू कोमा आर ए बिलोंग्स टू आई टू implies that। ये क्यों हुआ ऐसा? Since I1 and I2 both are ideal। आइडियल है तो आइडियल का सेकंड कंडीशन से ये I1 आइडियल है, सेकंड कंडीशन से ये लिखेंगे, I2 आइडियल है तो सेकंड कंडीशन से ये लिखेंगे। ये एंड है, ये एंड है, एंड को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, चलिए अब ए आर बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 में होना तय है क्योंकि दोनों में है। दूसरा बात, ए आर ए बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 में होना तय। तो देखिए तो इस कंडीशन को ये इसमें माने, ये इसमें माने, तो ये इसमें मिल गया। दैट इज वी है, हमारे पास मिला A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 implies that ये चीज और ये चीज उसमें है। तो क्या इंप्लाई कर रहा है? A माइनस बी बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, A माइनस बी बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। ये फर्स्ट कंडीशन मिला। और सेकंड कंडीशन क्या मिल रहा है? देखिए, A बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, R बिलोंग्स टू R, क्या इंप्लाई कर रहा है? A R बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2, कोमा R A belongs to I1 intersection I2। कोई दिक्कत? belongs to I2। इस हिसाब से therefore I1 intersection I2 is ideal। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? तो इधर तो दिख ही रहा होगा, ये मैंने इस हिसाब से। अब इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन थ्योरम नंबर 3 ले लेते हैं फटाफट। थ्योरम नंबर 3, the arbitrary intersection of
the arbitrary intersection of ideal of a ring R is an ideal। फिर उसी तरह सब रिंग में इसकी चर्चा की है कि कोई दो आइडियल लिए और दोनों का इंटरसेक्शन किए तो आइडियल मिला। यदि कोई तीन आइडियल ले लें तो तीन आइडियल I1 I2 I3 और उसका इंटरसेक्शन करें तो आइडियल मिलने वो आइडियल ही होगा। उसका इंटरसेक्शन में जो रिजल्ट आएगा तैयार होके वो भी आइडियल का फॉर्मेशन करेगा उसी रिंग R का। लास्ट में लिखे थे आइडियल ऑफ R लिख दीजिएगा लास्ट थ्योरम में। इसके बाद यदि चार लें तो चारों का इंटरसेक्शन, पांच लें तो पांचों का, छह लें तो छहों का। उसी तरह आर्बिट्रेरी ऐच्छिक जितना मन हो 5 लें 7 लें 8 लें लेकिन फाइनाइट रहना चाहिए। तो इन चीजों को लिखने के लिए पार्ट 1 से सिखाए हैं, पीछे रिंग में भी लिखे हैं लेट इतना भी द कलेक्शन ऑन आर्बिट्रेरी वगैरह। जिस हिसाब से लिखते हैं उस हिसाब से हम लोग पिक करेंगे क्या प्रूफ करना है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये to हमारा सब रिंग ठीक पीछे 2-3 लेक्चर पीछे पड़ा हुआ है। चलिए आते हैं लेट प्रूफ। लेट I belongs to इंडेक्स लैम्डा। इसका मतलब होता है कि ये 5 ठो ले लेंगे, 1 2 3 4 5 I1 I2 I3 I5 10 I1 I2 I3 I5 with the collection of ideal of a ring। किसी फॉरेन राइटर के बुक में ऑफ द सेम रिंग लिखा हुआ रहेगा कभी कभी, तो सेम उसी रिंग से या ऑफ ए रिंग आप या आपकी मर्जी। वी सेल टू सो दैट इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा I इंटरसेक्शन नीचे ले आए is also an ideal of ring R। ऐसा क्यों लिखे, एम वर्ड क्यों लिखे? क्योंकि जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो एक सेट तैयार होगा I1 एक सेट A और B दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक सेट तैयार होगा। उसमें एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट को कोमा में लिखेंगे और मिडिल ब्रैकेट से उसको बंद करेंगे। तो अब हमको ये बताइए कि वो तो एक सेट हुआ। अब I1 इंटरसेक्शन I2 A और इंटरसेक्शन B को हम C भी मान सकते हैं, तो वो एक सेट हुआ ना, इसलिए एन आइडियल। क्लियर है? चलिए हाँ, सिंस इच मतलब प्रत्येक, I is ideal which implies प्रत्येक आइडियल, ये प्रत्येक I1 I ये संख्या बताता है, 1 नंबर वाला आइडियल, 2 नंबर वाला आइडियल I1 I2, तो ये क्या है? आइडियल है। तो देयर एग्जिस्ट at least one element। इसका वन एलिमेंट का नाम क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 बिलोंग्स टू I बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा, सभी में कॉमन आएगा। एंड ऑल्सो और साथ ही साथ I बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा I is the subset of R। R से बाहर जाना ही नहीं है, that is I is नॉन इम्पिटी, इसके कारण सबसेट I नहीं, ऐसा सॉरी I intersection I belongs to index lambda, नॉन इम्पिटी सबसेट R के हो गया।
एक काम तो हो गया आई। हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट करते हैं, मिटा देते हैं फिर पूरा बचना है। लिख लेना आराम से। स्पीड बढ़ाने का कारण है आप रोक के आगे बढ़ेंगे, रोक रोक के लिखेंगे जिनके पास लिखा हुआ नहीं है। चलिए मिटा देते हैं। लेट A belongs to I belongs to index lambda, दो भाग में I, comma B belongs to I intersection index lambda I implies। इसको लिख सकते हैं A comma B belongs to, अलग अलग इसलिए लिखते हैं कि शुरू से हम डेफिनेशन से इसी तरह लेते हुए आए, इसलिए हम लिख देते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर है और ये फॉर ऑल साइड हो गया, तो ये पर्टिकुलर में इसका माइनस होगा कि नहीं, क्यों जी, तो लिखना होगा सिंस each ideal is each I जो है वो आइडियल है, तो माइनस वाला रहा होगा, implies that A माइनस B, इसको इंटरसेक्शन I belongs to index lambda, कोई दिक्कत नहीं ना, I अगेन इक्वेशन भी मान सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कह सकते हैं, फिर भी नहीं माने कोई दिक्कत नहीं जी। अगेन लेट A belongs to intersection I belongs to index lambda I, R belongs to capital R, implies that A belongs to इतना एंड R belongs to इतना, इसका वाला ये जा रहा है हमारा फॉर ऑल I belongs to इंडेक्स लैम्डा। रिंग में इसका डिस्कस किए A R belongs to I, R A belongs to I, ये संख्यात्मक रूप से बताएगा I, फॉर ऑल I belongs to इंडेक्स लैम्डा implies that A R belongs to, ये for all I belongs to lambda इतना, और A belongs to intersection I belongs to index lambda इतना। तो देखिए, तो इसमें जो हमारा मिला था वो क्या मिला था, ये दोनों तो इस माइनस में और ये दोनों, तो दैट इज दोनों मिला के लिखेंगे that is we have, हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, A belongs to आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में, B belongs to आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में, तो दोनों का माइनस आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में, A belongs to I belongs to index lambda I, B belongs to intersection I belongs to index lambda इतना, implies that A minus B belongs to intersection I belongs to index lambda इतना। एंड सेकेंड वन में क्या है जी कि A belongs to intersection I belongs to index lambda इतना, R belongs to intersection I belongs to index lambda, ये तो इंडेक्स R में मानने की जरूरत भी नहीं है, माने भी नहीं है, तो ये R में हो गया, क्लियर है। R belongs to R में इम्प्लाई कर दिया, R belongs to आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, इसमें R A belongs to आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, इसमें आपके मन में यदि हो कि ये लेफ्ट राइट देना जरूरी है, तो हाँ मान लें एकदम जरूरी है, क्योंकि यदि ये फर्स्ट वाला लिखते हैं जिसमें आइडियल का एलिमेंट लेफ्ट साइड है, तो ये राइट आइडियल हो गया, लेकिन आइडियल होने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों होना चाहिए, इसलिए ये दोनों ही जरूरी है, क्लियर है।
देयरफॉर ये दोनों कंडीशन को देख के बोल सकते हैं देयरफॉर intersection I belongs to index lambda इतना is an ideal of ring। क्लियर है? आइडियल हो गया रिंग का। टाइम हो गया। चलिए आइए हम लोग अब अगले दिन पढ़ेंगे थ्योरम, एक जिस हिसाब से कभी कभी हम लोग पार्ट 1 में एक बार पढ़े भी थे कि इसका यूनियन आइडियल होगा इफ कंटेन टू इच अदर, यानी कि यूनियन ऑफ टू आइडियल इज एन आइडियल इफ आइदर वन इज कंटेन टू अदर, इफ आइदर I1 is contained to I2 or I1 to I1, I1 to I2, I2 to I1। तो if and only if यहाँ कंडीशन होता है कि यदि कोई दो आइडियल है किसी रिंग का और वो या तो I1 I2 को कंटेन करता है या I2 I1 को कंटेन करता है तो वो आइडियल होना तय है। तो आइडियल है तो कंटेन करेगा और यदि वो ऐसा कंटेन करता है तो उसका भी आइडियल होना तय है। यानी कि इसको हम अगले दिन हम लोग थ्योरम को करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।